तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसमें से भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है हमारी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या आ रहा है, कुछ करंट फैक्ट है जो हमें याद करने पड़ेंगे। तो उन फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए, पहला करंट फैक्ट क्या है, भारत का विश्व निर्यात में कितना हिस्सा है। तो भारत का विश्व निर्यात में जो हिस्सा है, अगर हम वस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो 1.8%, और सेवा के दृष्टिकोण से देखें तो 4.4%। तो विश्व निर्यात में भारत का जो हिस्सा है वो वस्तु के दृष्टिकोण से है 1.8%, और सेवा के दृष्टिकोण से है 4.4%। भारत का विश्व आयात में हिस्सा, ये निर्यात में हिस्सा था, अब हम बात कर रहे हैं आयात में कितना हिस्सा है। तो वस्तु के दृष्टिकोण से 2.8% और सेवा के दृष्टिकोण से 4%, यानी कि ये ओवरऑल सभी देशों के फॉरेन ट्रेड की बात की जा रही है। तो भारत का निर्यात में जो हिस्सा है वर्ल्ड के अंदर, वो है वस्तु के दृष्टिकोण से 1.8%, सेवा के दृष्टिकोण से 4.4%। और यदि हम आयात यानी कि इंपोर्ट की बात करें तो वस्तु के दृष्टिकोण से 2.8% और सेवा के दृष्टिकोण से 4% हिस्सा है। यदि हम विदेशी व्यापार की स्थिति की बात करें, 2023-24 का ये डेटा है, ठीक है ना, 24-25 का अभी आया नहीं है। तो देखिए, विदेशी व्यापार की स्थिति, भारत का विदेशी व्यापार कितना रहा 2023-24 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष था उसके अंदर भारत ने जो विदेशी व्यापार किया वस्तुओं का, इसका वस्तुओं का, वो कितना था। तो भारत ने निर्यात किया 437.11 बिलियन डॉलर का किया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 3.1% ज्यादा था। और भारत ने आयात किया 675.43 बिलियन डॉलर का, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 5.7% कम था। तो भारत का कुल निर्यात वस्तुओं का 2023-24 में कितने का था, 437.11 बिलियन डॉलर का, और आयात कितने का था, 675.43 बिलियन डॉलर का जो है भारत का आयात रहा। और भारत का जो व्यापार घाटा रहा वो रहा 238.31 बिलियन डॉलर का, क्योंकि निर्यात से ज्यादा क्या है, आयात है, इसलिए भारत का व्यापार घाटा हुआ। और व्यापार घाटा कितना हुआ, 238.31 बिलियन डॉलर। और हमेशा अपन को व्यापार घाटा ही होता है, क्योंकि भारत के जो आयात हैं वो निर्यात से हमेशा ज्यादा होते हैं। अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो भारत का विदेशी व्यापार सकारात्मक था। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 72-73 का जो वित्तीय वर्ष था और 76-77 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें भारत का विदेशी व्यापार सकारात्मक रहा। बाकी हमेशा भारत का विदेशी व्यापार जो है वो नकारात्मक ही रहता है, क्योंकि हमारे आयात जो है वो निर्यात से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो अभी अगर हम 2023-24 की बात करें तो हमने 437.11 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया और 675.43 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का आयात किया। और भारत का जो व्यापार घाटा रहा वो रहा 238.31 बिलियन डॉलर का। अब देखिए नेक्स्ट, विदेशी व्यापार की स्थिति। अब हम टोटल हमारा फॉरेन ट्रेड देखते हैं, जिसमें वस्तु और सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है। तो देखिए, अगर हम टोटल फॉरेन ट्रेड की बात करें 2023-24 की, वस्तु प्लस सेवा दोनों को मिलाकर, तो भारत ने जो है
$778.2 बिलियन की वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया, निर्यात किया। और भारत ने $853.8 बिलियन की वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया। यानी कि अभी भी आयात जो है निर्यात से क्या है, ज्यादा है। और भारत का टोटल, अगर टोटल फॉरेन ट्रेड का अगर हम देखें कि लॉस कितना हुआ, तो $78.12 बिलियन का जो है व्यापार घाटा रहा, क्योंकि आयात जो है वो निर्यात से क्या है, ज्यादा है। तो वस्तुओं के दृष्टिकोण से भी मैंने आपको बता दिया, और टोटल ओवरऑल भी मैंने आपको भारत का फॉरेन ट्रेड बता दिया कि 2023-24 में क्या स्थिति भारत के विदेशी व्यापार की रही। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे कौन से 2 वर्ष हैं जिनमें भारत का विदेशी व्यापार सकारात्मक रहा, यानी कि पॉजिटिव रहा। सकारात्मक से मतलब जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो ज्यादा रहे, किससे, इंपोर्ट से, यानी कि निर्यात आयात से क्या रहे, ज्यादा रहे। तो ऐसे कौन से 2 वित्तीय वर्ष हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक तो 72-73 का वित्तीय वर्ष, और एक 76-77 का वित्तीय वर्ष जो था, उसमें हमारे भारत का विदेशी व्यापार क्या रहा, सकारात्मक रहा। यानी कि हमारे को व्यापार घाटा नहीं हुआ, उसमें निर्यात जो थे वो आयात से क्या थे, ज्यादा थे। यदि हम 72-73 की बात करें तो हमारा हमको 104 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, और यदि हम 76-77 की बात करें तो हमको 68 करोड़ रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऐसे कौन से 2 वित्तीय वर्ष हैं जिनमें भारत का विदेशी व्यापार जो है सकारात्मक रहा। तो 72-73 और 76-77 का जो वित्तीय वर्ष था, इसमें भारत का विदेशी व्यापार क्या रहा, सकारात्मक रहा। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको ढंग से याद करके जाना है। और करंट स्थिति भी मैंने आपको बता दी कि 2023-24 में वस्तुओं का विदेशी व्यापार क्या रहा, और वस्तुओं और सेवाओं का विदेशी व्यापार क्या रहा। ये भी अपन ने करंट डेटा जो है इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देश कौन बने हैं अवरोही क्रम में, यानी कि भारत के सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार किन देशों के साथ होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार होता है चीन के साथ, उसके बाद अमेरिका के साथ, उसके बाद जो है यूएई के साथ, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, रूस के साथ, और 5वें नंबर पर सऊदी अरब के साथ। तो ये भारत के विदेशी व्यापार के सबसे बड़े क्या हैं, साझेदार हैं। सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार हम चीन के साथ करते हैं, उसके बाद अमेरिका के साथ करते हैं, उसके बाद यूएई के साथ करते हैं, उसके बाद रूस के साथ करते हैं, और उसके बाद सऊदी अरब के साथ करते हैं। करंट डेटा है, तो याद रखना है हमको, हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा किन देशों के साथ होता है, आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। तो हमको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा चीन के साथ, फिर अमेरिका के साथ, फिर यूएई के साथ, फिर रूस के साथ, और फिर सऊदी अरब के साथ जो है भारत का विदेशी व्यापार होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत सबसे ज्यादा आयात किन देशों से करता है। भाई वो तो विदेशी व्यापार था, यानी कि इसमें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आ गए, है ना। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भारत सबसे ज्यादा आयात किन देशों से करता है। तो भारत सबसे ज्यादा आयात करता है चीन से, उसके बाद करता है रूस से, उसके बाद करता है यूएई से, उसके बाद करता है यूएसए से, उसके बाद करता है सऊदी अरब से। तो भारत सबसे ज्यादा आयात किससे करता है, तो अपन को याद रखना है चीन से। भारत सबसे ज्यादा निर्यात किन देशों को करता है। तो देखिए अगर हम देखें तो निर्यात सबसे ज्यादा किसको करता है, यूएसए यानी कि अमेरिका को। तो थोड़ा सा अपन को यहाँ पर याद रखना है, आयात सबसे ज्यादा चीन से करता है, निर्यात सबसे ज्यादा अमेरिका को करता है, और सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार
भारत का चीन के साथ होता है। तो कम से कम ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही है कि भारत का सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार चीन के साथ होता है। भारत सबसे ज्यादा आयात चीन से करता है। भारत सबसे ज्यादा निर्यात यूएसए को करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार या भारत का सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? चीन के साथ। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार चीन के साथ होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अपन को याद रखना है। अगर हमसे फिर पूछा जाए कि भारत का विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा किस देश के साथ होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? चीन के साथ होता है। फिर देखिए, भारत के कुल व्यापार घाटे में सब किस देश की भागीदारी सबसे ज्यादा है? चीन की। क्योंकि भारत जो है सबसे ज्यादा आयात चीन से करता है, इसलिए भारत का जो व्यापार घाटा होता है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी होती है? चीन की होती है। क्योंकि आयात ज्यादा होते हैं तो ही व्यापार घाटा होता है, और हम सबसे ज्यादा आयात किससे करते हैं? चीन से करते हैं। इसलिए भारत के व्यापार घाटे में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? चीन से है, चीन की है। भारत सबसे ज्यादा आयात किस देश से करता है? ये मैं आपको याद करा चुका हूं, चीन से करता है। भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस देश को करता है? अमेरिका को करता है। किस देश के साथ भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति व्यापार अधिशेष यानी कि सरप्लस की है ना, यानी कि पॉजिटिव है? अमेरिका के साथ। चाइना के साथ तो हमारी स्थिति क्या है? नेगेटिव है। क्योंकि भाई चाइना का तो व्यापार घाटे में सबसे बड़ा योगदान है। तो चीन के साथ हमारे फॉरेन ट्रेड की स्थिति क्या है? नेगेटिव की है, यानी कि डेफिशिएट की है। और सरप्लस की स्थिति हमारी किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को करते हैं, इसलिए अमेरिका से हमारा विदेशी व्यापार क्या है? सकारात्मक है। हम सबसे ज्यादा आयात चाइना से करते हैं, इसलिए चाइना के साथ हमारा विदेशी व्यापार क्या है? नकारात्मक है। और सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार पूछे किसके साथ करते हैं? तो चीन के साथ करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। आपसे क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है? अमेरिका को। भारत सबसे ज्यादा आयात किससे करता है? चाइना से। भारत के व्यापार घाटे में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? चाइना का। किसके साथ भारत का विदेशी व्यापार नकारात्मक रहता है? चाइना के साथ। किसके साथ भारत का विदेशी व्यापार सकारात्मक रहता है? अमेरिका के साथ, है ना। तो ये अपन को याद होना चाहिए टिप्स के ऊपर, है ना। तभी हमको ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकेंगे। ऐसे कौन से 2 वर्ष हैं जिसमें भारत का विदेशी व्यापार सकारात्मक रहा? एक तो 72, 73 और एक 76, 77 का जो वर्ष था उसमें हमारा विदेशी व्यापार क्या रहा? सकारात्मक रहा। नेक्स्ट देखिए, भारत की शीर्ष आयातित वस्तु कौन सी है? अब देखो, वस्तु की बात की जा रही है। भारत सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु का आयात करता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारा आंसर होगा, भारत सबसे ज्यादा आयात करता है पेट्रोल, तेल और स्नेहक यानी कि क्रूड ऑयल, या फिर हम कह सकते हैं खनिज तेल का जो आयात है भारत जो है सबसे ज्यादा करता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान का, इसके बाद कोयले का, उसके बाद रसायन का। तो एग्जाम में पूछा गया कि भारत सबसे ज्यादा आयात किस वस्तु का करता है? तो भारत सबसे ज्यादा आयात करता है पेट्रोल, तेल और स्नेहक, या फिर हम कह सकते हैं खनिज तेल या क्रूड ऑयल का भारत सबसे ज्यादा क्या करता है? आयात करता है। भारत की शीर्ष निर्यातित वस्तु कौन सी है? भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस वस्तु का करता है? तो इंजीनियरिंग वस्तुएं या अभियांत्रिकी वस्तुओं का निर्यात भारत सबसे ज्यादा करता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, उसके बाद चावल, फिर रसायन, फिर ड्रग्स यानी कि दवाइयों का।
तो भारत जो है सबसे ज्यादा निर्यात किसका करता है? इंजीनियरिंग वस्तुएं या अभियांत्रिकी वस्तुओं का निर्यात भारत सबसे ज्यादा करता है। आयात करता है खनिज तेल का। नेक्स्ट देखिए, भारत सबसे ज्यादा आयात किस वस्तु का करता है? पेट्रोल, तेल और स्नेह, या फिर हम कह सकते हैं खनिज तेल का जो है भारत सबसे ज्यादा क्या करता है? आयात करता है। फिर सबसे ज्यादा निर्यात किस वस्तु का करता है? अभियांत्रिकी वस्तुएं यानी कि इंजीनियरिंग वस्तु का जो है भारत सबसे ज्यादा क्या करता है? निर्यात करता है। भुगतान संतुलन का अर्थ क्या होता है? एक ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें भुगतान संतुलन का अर्थ पूछा था, तो आपको याद करना है एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा, यानी कि एक देश के निवासी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के निवासियों के साथ जो आर्थिक कार्य करते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। अब या तो भुगतान संतुलन फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है, यानी कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो क्या होगा? फेवरेबल होगा। इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो क्या होगा? अनफेवरेबल होगा, यानी कि नकारात्मक होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भुगतान संतुलन का अर्थ क्या होता है? तो एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा जो है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। भारत में भुगतान संतुलन का लेखा जोखा कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में भुगतान संतुलन का लेखा जोखा किसके द्वारा रखा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रखा जाता है। ठीक है ना। विश्व स्तर पर भुगतान संतुलन का लेखा जोखा कौन रखता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF विश्व स्तर पर भुगतान संतुलन का लेखा जोखा IMF रखता है, और भारत का भुगतान संतुलन का लेखा जोखा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। भुगतान संतुलन के कितने पक्ष होते हैं? एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है। चालू खाते में किसको शामिल किया जाता है? दृश्य मदों को व अदृश्य मदों को। पूंजी खाते में शामिल किया जाता है विदेशी ऋण व विदेशी निवेशकों को। ठीक है ना। अब दृश्य मदों में किसको शामिल करते हैं? दृश्य मदों में शामिल है सेवा व्यापार, यहाँ पर आएगा अदृश्य मदों में। ठीक है ना। अदृश्य मदों में शामिल है सेवा व्यापार, रेमिटेंस और अनुदान। सेवा व्यापार, रेमिटेंस और अनुदान को इसमें शामिल किया जाता है। एक्चुअल में देखो जो भुगतान संतुलन होता है ना, भुगतान संतुलन को यदि हम देखें तो मैं आपको ये चारों प्रश्न जो है एक डायग्राम बनाकर समझा देता हूं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले तो आपने ये समझ लिया कि भाई भुगतान संतुलन का अर्थ क्या है? हमारे देश के निवासी विश्व के अन्य देश के निवासियों के साथ जो भी आर्थिक कार्य करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। भारत में भुगतान संतुलन का लेखा कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतान संतुलन का लेखा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रखता है ना। उसके बाद अपन ने देख लिया कि भारत सबसे ज्यादा आयात कौन सी वस्तु का करता है? खनिज तेल का। निर्यात किसका करता है? अभियांत्रिकी वस्तुओं का। भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस देश को करता है? अमेरिका को। सबसे ज्यादा आयात किससे करता है? चाइना से। भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है विदेशी व्यापार में? चाइना। भारत का नकारात्मक विदेशी व्यापार किसके साथ रहता है? चाइना के साथ। भारत का सकारात्मक विदेशी व्यापार किसके साथ रहता है? अमेरिका के साथ। तो ये प्रश्न तो सब अपन ने याद कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं भुगतान संतुलन की। तो देखिए भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, है ना। भुगतान संतुलन के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं।
एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। ठीक है, चालू खाते में हम शामिल करते हैं दृश्य और अदृश्य वस्तु, अदृश्य को, दृश्य व अदृश्य, और इसमें हम शामिल करते हैं विदेशी ऋण को और पूंजी निवेश को। इसको शामिल करते हैं, पूंजी निवेश को शामिल करते हैं। ठीक है ना, इसको अभी समझने की कोशिश करिएगा। दृश्य के अंदर आती हैं वस्तुएं, अदृश्य के अंदर आती हैं सेवाएं या फिर रेमिटेंस और अनुदान। अब विदेशी ऋण तो आप समझते ही हो। पूंजी निवेश को हम कहते हैं FDI और इसमें शामिल किया जाता है FII को। इसको शामिल किया जाता है FDI और FII को शामिल किया जाता है। तो ये भुगतान संतुलन का क्या है, पूरा का पूरा एक चार्ट है। तो भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है। चालू खाते में एक दृश्य मध्य होती है, अदृश्य मध्य होती है। पूंजी खाते में विदेशी ऋण होता है, पूंजी निवेश होता है। दृश्य के अंदर वस्तुओं को शामिल किया जाता है, अदृश्य में सेवाओं को, रेमिटेंस को, अनुदान को शामिल किया जाता है ना। विदेशी ऋण आप समझते ही हो, जो हम अन्य देशों से उधार लेते हैं। पूंजी निवेश में FDI और FII को शामिल किया जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो पूंजी निवेश के अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, भुगतान संतुलन बनाते हैं। तो यही प्रश्न यहाँ पर था कि भुगतान संतुलन के कितने पक्ष होते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में किसको शामिल करते हैं, दृश्य और अदृश्य मदों को। पूंजी खाते में शामिल करते हैं विदेशी ऋण को और विदेशी निवेशकों को। अदृश्य मदों में शामिल है सेवा, व्यापार, रेमिटेंस और अनुदान। तो इन चारों क्वेश्चनों को मैंने आपको ये डायग्राम बनाकर जो है अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो एग्जाम में आपको याद रखना है, तो ये डायग्राम आप अच्छी तरीके से याद कर जाना। नेक्स्ट देखिए, विदेशी निवेश में शामिल है, मैंने आपको बता ही दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और FPI के अंदर FII आता है। FPI के अंदर ही क्या आता है, FII को आता है। और FII का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि FPI में ही FII क्या होता है, इंक्लूड होता है। इसे हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो विदेशी निवेश में क्या शामिल है, FDI व FPI। और FPI में के अंदर ही क्या होता है, FII होता है। व्यापार घाटा निकालने का सूत्र क्या है, देखो व्यापार घाटा निकालना है तो सूत्र क्या होता है, इसमें व्यापार घाटे में केवल वस्तुओं के व्यापार को शामिल किया जाता है। तो वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात। लेकिन चालू खाता घाटा निकालना हो तो व्यापार घाटा अलग होता है और चालू खाता घाटा अलग होता है। चालू खाते के अंदर वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे व्यापार घाटा कैसे, व्यापार घाटा निकालने का सूत्र क्या है, तो केवल आपको वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात, ये दो शब्दों को याद रखना है। वस्तुओं का आयात माइनस वस्तुओं का निर्यात। लेकिन अगर आपसे पूछे चालू खाते का घाटा, क्योंकि चालू खाते में दृश्य और अदृश्य दोनों मदे शामिल होती हैं, तो चालू खाते का घाटा निकालना हो तो वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात माइनस वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात। तो व्यापार घाटे और चालू घाटे में क्या होता है, अंतर होता है। तो व्यापार घाटा निकालना हो तो केवल वस्तुओं को शामिल करना है, चालू खाता घाटा निकालना हो तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों को क्या करना है, शामिल करना है। और भुगतान संतुलन का ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, एक मिनट थोड़ा सा इस पेज को अपन डिलीट कर देते हैं।
है ना। तो भुगतान संतुलन का जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इससे आपके काफी क्वेश्चन एक साथ ही क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम याद करके जाना है, और व्यापार खाता निकालने का सूत्र अलग होता है, और चालू खाते का घाटा निकालने का सूत्र अलग होता है। फिर देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में करंट डेटा है, भारत का चालू खाता घाटा कितना रहा, 23.2 बिलियन डॉलर, यानी कि जीडीपी का 0.7%। क्या रहा, जीडीपी का 0.7%। तो चालू खाते के अंदर हम वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करते हैं। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात माइनस वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात, और 2023-24 के अंदर भारत का चालू खाते का घाटा कितना रहा, 23.2 बिलियन डॉलर का रहा, और जीडीपी का रहा 0.7%। नेक्स्ट देखिए, जब कोई प्रवासी यानी कि एनआरआई जो अन्य देशों में बसा हुआ है, जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से धन भेजता है, तो इसे कहते हैं रेमिटेंस। और मैंने बताया रेमिटेंस किसमें शामिल है, अदृश्य मदों में। किसमें शामिल है, अदृश्य मदों के अंदर, चालू खाते के अंदर। तो जब कोई प्रवासी यानी कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति जो एनआरआई है, और वो अपने देश के अंदर बैंक, डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से धन भेजता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। और रेमिटेंस का अर्थ हिंदी में होता है धन प्रेषण। क्या होता है, धन प्रेषण। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब किसी प्रवासी भारतीय के द्वारा भारत के अंदर धन भेजा जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं, धन प्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023-24 में भारत को रेमिटेंस के जरिए प्राप्त धनराशि थी 129 बिलियन डॉलर, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष से 4% ज्यादा। यानी कि प्रवासी भारतीयों ने भारत के अंदर 2023-24 में 129 बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंस के थ्रू भेजे। रेमिटेंस के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में स्थान क्या है, प्रथम। यानी कि हमारे भारतीय सबसे ज्यादा पैसा जो है हमारे देश में भेज रहे हैं, जो अन्य देशों में बसे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। तो रेमिटेंस के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में स्थान रहा प्रथम। भारत में सर्वाधिक रेमिटेंस किस देश से प्राप्त हुआ, यूएसए से। यानी कि अमेरिका में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं, वो वहां से बहुत ज्यादा डॉलर जो है हमारे इंडिया के अंदर भेज रहे हैं। इसलिए अमेरिका से हमारे भारतीयों को भेजा जा रहा है कि भाई यहाँ से कमा के तुम अपने देश में भेज रहे हो। अभी आपने लेटेस्ट में देखा भी होगा, है ना। तो भारत में सर्वाधिक रेमिटेंस किस देश से प्राप्त हुआ, यूएसए से। और रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है ना। और भारत में 2023-24 के अंदर रेमिटेंस के जरिए कितना धन आया, 129 बिलियन डॉलर का जो निवेश है वो भारत में आया। एफपीआई की फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बता दी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। एफपीआई की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जो विदेशी निवेशक होते हैं, है ना, जो विदेशी निवेशक होते हैं वो दो तरीके से दूसरे देश के अंदर निवेश करते हैं। एक होता है एफडीआई, क्या होता है, एफडीआई, और एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दो तरीके से निवेश जो है विदेशियों के द्वारा किसी देश में किया जाता है। तो एफपीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई कितने प्रकार का होता है, अब जो ये एफपीआई है ये दो तरीके से किया जाता है। एक होता है एफआईआई और एक होता है एफक्यूआई। एफपीआई के अंदर एक तो एफआईआई होता है और एक
एक FQI होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि भाई विदेशी निवेशक दो तरीके से पैसा किसी अन्य देश में डालते हैं, एक होता है FDI, एक होता है FPI। इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरीके से किया जाता है, एक होता है FPI और एक होता है FQI। तो FII की फुल फॉर्म क्या होती है, ये एग्जाम में पूछी गई है। इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 10% तक निवेश कर सकते हैं। यानी कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी के अंदर निवेश करती है तो उसे हम FII कहते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जब कोई विदेश की कंपनी भारत की कंपनी में निवेश करती है तो उसे FII कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और कोई भी विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी के अंदर 10% तक निवेश कर सकती है, इससे ज्यादा निवेश नहीं कर सकती। FQI का मतलब क्या होता है, फॉरेन क्वालिफाइड इन्वेस्टर। यानी कि जब विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत की किसी कंपनी में निवेश करता है तो उसे कहते हैं FQI। तो FII के अंदर कंपनी निवेश करती है, FQI के अंदर व्यक्ति निवेश करता है। और कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत की किसी कंपनी के अंदर 5% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिए, FPI दो तरीके का होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें एक FII होता है, एक FQI होता है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि कंपनी जो है विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी में निवेश करती है। FQI का मतलब होता है फॉरेन क्वालिफाइड इन्वेस्टर, यानी कि विदेश का कोई व्यक्ति भारत की किसी कंपनी में निवेश करता है तो इसको हम कहते हैं FQI। FII किया जा सकता है 10% तक, FQI किया जा सकता है 5% तक, है ना। और अब हम बात करते हैं FPI के तहत आने वाली राशि को क्या कहा जाता है, हॉट मनी। क्योंकि जैसे ही संकट के बादल मंडराते हैं तो ये जो FII है और जो FQI है ये अपना पैसा जो है मार्केट से निकाल लेते हैं, यानी कि जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया था उससे निकाल लेते हैं, यानी कि वो शेयर्स को बेच देते हैं। इसलिए FII के जरिए FPI के जरिए जो पैसा मार्केट के अंदर आता है, भारत में आता है, उसे हम हॉट मनी कहते हैं। ये तुरंत निकाल ली जाती है ना। तो इसलिए ये कम होना चाहिए, FDI ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए, FDI ज्यादा होना चाहिए। इसलिए कम निवेश की अनुमति दी जाती है कि ताकि अगर निकलवाए भी तो भी भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो FPI के जरिए जो भी पैसा आता है उसे हॉट मनी कहते हैं। अब देखिए अपन ने FPI की बात कर ली, अब हम FDI की बात करते हैं। FDI की फुल फॉर्म क्या है? FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FPI की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और FPI कितने तरीके का होता है? एक होता है FII और एक क्या होता है? FQI। मैंने अभी आप लोगों को बताया। और ये दोनों ही क्या है, भुगतान संतुलन के किस पक्ष के अंदर आते हैं? भुगतान संतुलन के किस पक्ष में आते हैं मैंने अभी आपको बताया था, है ना। याद करके बताओ फटाफट से कि किसके अंदर आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो FDI की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI कितने प्रकार का होता है? ब्राउन फील्ड FDI और ग्रीन फील्ड FDI। ब्राउन फील्ड FDI का मतलब होता है पहले से स्थापित किसी कंपनी में निवेश करना, पहले से स्थापित किसी
कंपनी में निवेश, या अपन इसे कह सकते हैं उस कंपनी का क्या कर लेना, अधिग्रहण कर लेना, यानी कि टेक ओवर कर लेना, वो कहलाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नई कंपनी स्थापित करना, यानी कि नया सेटअप लगाना, तो बिल्कुल नई शुरुआत करना, तो उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई कितने प्रकार का होता है, एफडीआई दो प्रकार का होता है। अब इसको आप समझो कि भाई एफडीआई दो प्रकार का, एफपीआई ये भी दो प्रकार का। एफडीआई कौन कौन सा होता है, एक होता है ब्राउन फील्ड, एफडीआई होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। एफपीआई कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक होता है एफआईआई और एक होता है एफक्यूआई। क्या होता है, एफआईआई और एक होता है एफक्यूआई। ब्राउन फील्ड का मतलब किसी भारतीय कंपनी का क्या कर लेना, टेक ओवर करना, है ना, यानी कि उसका अधिग्रहण कर लेना। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है न्यू सेटअप लगाना, यानी कि एक तरीके से भारत में खुद का नया प्लांट खोलना। ठीक है, जैसे एप्पल, एप्पल अब भारत के अंदर अपने फोन बना रहा है, तो ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। क्या है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आई गई बात समझ में। और कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है, तो वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। और ये किसमें आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। एफपीआई क्या होता है, एफआईआई और एफक्यूआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफक्यूआई का मतलब होता है फॉरेन क्वालिफाइड इन्वेस्टर। जब कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी के अंशों को खरीदती है, तो उसे अपन कहते हैं एफआईआई, यानी कि कोई फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी के क्या खरीदती है, शेयर्स खरीदती है, तो उसे अपन कहते हैं एफआईआई, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं खरीद सकती। जब कोई फॉरेन पर्सन भारत की किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो उसे अपन कहते हैं एफक्यूआई, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं खरीद सकता। आ गई बात समझ में। तो ध्यान रखना एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है। तो एक तो अपन ने ये चार्ट पढ़ा था, है ना, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, पूंजी खाता, किसमें आते हैं, पूंजी खाता के अंदर आते हैं, और विदेशी निवेशकों के अंदर आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। एफडीआई कितने प्रकार, जैसे एफपीआई दो प्रकार का होता है, वैसे एफडीआई भी दो प्रकार का होता है, और मैंने आपको डायग्राम बनाकर समझा दिए। भारत में एफडीआई प्रवाह के कितने माध्यम हैं, यहाँ पर प्रकार नहीं पूछ रहा, माध्यम पूछ रहा है। एफडीआई के कितने माध्यम हैं, एफडीआई के दो माध्यम हैं, एक है गवर्नमेंट रूट या अप्रूवल रूट, एक है ऑटोमेटिक रूट या बॉम्बे रूट, है ना। गवर्नमेंट रूट या अप्रूवल रूट का मतलब है यहाँ पर एफडीआई करने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है या राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि इसमें भारत में निवेश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है। इसे बॉम्बे रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉम्बे रूट। तो ध्यान रखना एफडीआई दो प्रकार का होता है और एफडीआई के दो माध्यम होते हैं। क्या होते हैं, माध्यम अलग हैं, प्रकार अलग हैं। तो प्रकार पूछा जाए तो ब्राउन फील्ड एफडीआई, ग्रीन फील्ड एफडीआई। एफडीआई प्रवाह के माध्यम पूछे जाए तो दो माध्यम होते हैं, एक गवर्नमेंट और एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक को हम बॉम्बे रूट भी कहते हैं। गवर्नमेंट रूट के लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, ऑटोमेटिक रूट या बॉम्बे रूट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है। वन लाइनर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आप फटाफट से याद करके जाइएगा इनको, है ना। आगे देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 2012-13 में किस विवादास्पद क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोला गया, मल्टी ब्रांड रिटेल। आप जो बड़े बड़े मल्टी ब्रांड रिटेल देखते हो, है ना,
तो इसको भारत के अंदर निवेश की अनुमति दी गई, यानी कि एफडीआई की अनुमति दी गई 2012-13 में। जब इनको अनुमति दी गई तो बहुत ज्यादा विवाद हुआ, है ना, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जो है इनको अनुमति दे दी। तो 2012-13 में किस विवादास्पद क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोला गया? मल्टी ब्रांड रिटेल को खोला गया। ये आपको याद करके जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? 74%। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के थ्रू बीमा क्षेत्र यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई की जो सीमा है वो 49% से बढ़ाकर कितनी की गई है? 74% तक। यानी कि अब कोई भी विदेशी कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 74% तक क्या कर सकती है? निवेश कर सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एफडीआई किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है, यानी कि किन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति भारत में नहीं है? लॉटरी, सट्टेबाजी, चिट फंड और एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, सिगरेट और तंबाकू। इन क्षेत्रों के अंदर एफडीआई की अनुमति भारत में नहीं दी गई है, यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी इन क्षेत्रों के अंदर निवेश नहीं कर सकती। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? लॉटरी, सट्टेबाजी, चिट फंड, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, सिगरेट तथा तंबाकू। यानी कि इन कंपनियों का प्लांट भारत में नहीं लगाया जा सकता। भारत में एफडीआई के प्रमुख स्रोत देश कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से देश हैं जो भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं अवरोही क्रम में? तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आता है, फिर मॉरिशस से आता है, फिर यूएई से आता है, फिर यूएसए से आता है। तो अपन को सिंगापुर तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एफडीआई जो है भारत में सिंगापुर से आता है। इन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एफडीआई आने पर कर की बहुत ज्यादा कर का क्या होता है? छूट मिलती है। इसलिए इन कंट्रीज को टैक्स हेवन कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई जो है सिंगापुर से आता है, उसके बाद मॉरिशस से आता है, फिर यूएई से आता है, फिर यूएसए से आता है। तो सिंगापुर का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई भारत के किस स्टेट में किया जाता है? सबसे ज्यादा किया जाता है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में और फिर दिल्ली में। यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी कि सबसे ज्यादा, इसलिए हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटल जो इंडिया की है वो बॉम्बे है। क्या है? बॉम्बे। अगर हम कंट्री की कैपिटल की बात करें तो वो दिल्ली है, लेकिन इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन सी है? बॉम्बे है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र के अंदर आता है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर किन क्षेत्रों के अंदर किया जाता है? तो सबसे ज्यादा किया जाता है सर्विस सेक्टर में, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, उसके बाद ट्रेड में और उसके बाद कम्युनिकेशन में। लेकिन सबसे ज्यादा जो है सर्विस सेक्टर के अंदर एफडीआई प्राप्त होता है इंडिया को। तो अपन को फर्स्ट तो याद रखना ही रखना है कि भाई 2012-13 में कौन से क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोला गया? मल्टी ब्रांड रिटेल को। अभी वर्तमान में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। उसके बाद एफडीआई किन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता? भारत के अंदर लॉटरी में, सट्टेबाजी में, चिट फंड में, एटॉमिक एनर्जी में, रेलवे ऑपरेशन में, सिगरेट तथा तंबाकू उद्योगों में। एफडीआई सबसे ज्यादा भारत में किस देश से आता है? सिंगापुर से। किस राष्ट्र, किस राज्य में आता है? महाराष्ट्र में। किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, जीडीआर। जीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट।
ये एक तरीके से फाइनेंस के सोर्स हैं, तो एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया कि भाई जीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ये पूरे विश्व में मान्य होती है। एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ये अमेरिका में चलती है। तो इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। भारत में कौन सी विनिमय दर को अपनाया जाता है, बाजार आधारित सरकार प्रतिबंधित विनिमय दर, यानी कि विनिमय दर को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं किया गया है। भारत सरकार चाहे तो विनिमय दर को प्रतिबंधित कर सकती है। भाई एक तो होता है कि भाई अपनी मुद्रा को आप बाजार शक्तियों के भरोसे छोड़ दो, है ना, लेकिन हमारे भारत की जो मुद्रा है उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण भी है। तो हमारे यहाँ पर जो विनिमय दर अपनाई गई है वो क्या है, बाजार आधारित होने के साथ साथ सरकार द्वारा प्रबंधित भी है, यानी कि सरकार चाहे तो अपनी मुद्रा की विनिमय दर को खुद मेंटेन कर सकती है। हालांकि बाजार शक्तियों पर आधारित है, लेकिन बाजार शक्तियों पर आधारित होने के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा प्रबंधित भी है, यानी कि भारत सरकार चाहे तो मुद्रा का मूल्य घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिराना क्या कहलाता है, अवमूल्यन। और अवमूल्यन कौन करता है, रिजर्व बैंक। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि भारतीय रुपए की विनिमय दर भारत सरकार द्वारा प्रबंधित है, यानी कि बाजार शक्तियों के ऊपर होने के साथ साथ अगर भारत सरकार चाहे तो मुद्रा का मूल्य घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो हमारे यहाँ पर कौन सी विनिमय दर को अपनाया जाता है, बाजार आधारित सरकार प्रबंधित विनिमय दर को। और यदि हम विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देते हैं तो उसे अपन कहते हैं अवमूल्यन। और भारत सरकार अवमूल्यन क्यों करती है, इससे निर्यात बढ़ते हैं और आयात क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, यानी कि निर्यात को बढ़ाने के लिए। निर्यात बढ़ेगा तभी तो क्या होगा, व्यापार संतुलन होगा, यानी कि व्यापार घाटा कम होगा। इसलिए कोई भी सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करती है, व्यापार संतुलन को या व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और अवमूल्यन किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में अपनी मुद्रा का मूल्य घटाना। और मुद्रा का मूल्य घटाने से क्या होता है, निर्यात बढ़ जाते हैं, आयात महंगे हो जाते हैं। यानी कि विदेशी व्यापार में निर्यातों को बढ़ाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। इससे व्यापार शेष क्या होता है, ठीक होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन करने के पीछे जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है व्यापार शेष को ठीक करना। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया है, हमारी भारत सरकार ने मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया है, 3 बार किया है। कितनी बार किया है, 3 बार। एक तो किया 1949 में, एक किया 1966 में, और एक किया, ये 91 आएगा, 1991 और 1991। यानी कि अपन को ध्यान रखना है, एक तो किया 1949 में, एक किया 1966 में, एक किया 1991 में। 3 बार हमारी भारत सरकार ने हमारी मुद्रा का क्या किया है, अवमूल्यन किया है। तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार के द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए, भारत में चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को कब अपनाया गया, 30 अगस्त 1993। और चालू खाते में क्या होता है, दृश्य और अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है, यानी कि वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है। तो वस्तु और सेवा के लिए हमारी मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब बनाया गया, 20 अगस्त 1993 से। पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाते हुए कौन सी समिति का गठन किया गया, ताराकोर समिति का। भारत में अब तक पूंजी खाते पर
पूर्ण परिवर्तनीयता को नहीं अपनाया गया है। मैंने आपको बताया था भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। तो चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को अपना लिया गया है, लेकिन पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को अभी तक नहीं अपनाया गया है। और इस संबंध में सुझाव देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तारापुर समिति का। ये क्वेश्चन भी अदर स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो चालू खाते पर हमारे भारत के रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता है, लेकिन पूंजी खाते पर हमारे भारत की मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है। और इस संबंध में सुझाव देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तारापुर समिति का गठन किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 की जगह कौन सा एक्ट लागू किया गया? फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, अपन को याद रखना है कि फेरा की जगह कौन सा एक्ट अपनाया गया? फेमा। फेरा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा 99 को कब लागू किया गया? 1 जून 2000 से। फेरा की जगह फेमा आया, और फेमा को कब से लागू किया गया? 1 जून 2000 से भारत में लागू किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि MRTP की जगह कौन सा एक्ट आया? कॉम्पिटिशन एक्ट। कौन सा एक्ट आया? कॉम्पिटिशन एक्ट। उसी तरह फेमा की जगह कौन सा एक्ट आया? फेरा की जगह कौन सा एक्ट आया? फेमा। कौन सा आया? फेमा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लागू किया गया, ताकि भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट देखिए, विदेशी व्यापार नीति। अभी वर्तमान में जो विदेशी व्यापार नीति चल रही है, वो चल रही है 2023 से 2028, क्योंकि 5 वर्ष की विदेशी नीति बनाई जाती है, विदेशी व्यापार नीति बनाई जाती है। तो वर्तमान में जो विदेशी व्यापार नीति चल रही है, वो चल रही है 2023 से 2028 वाली। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई, मार्च 2023 में। पीयूष गोयल जो है, ये हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होने के साथ साथ रेल मंत्री भी हैं। तो वर्तमान में जो विदेशी व्यापार नीति चल रही है, वो चल रही है 2023 से 2028 वाली। मार्च 2023 में इसकी घोषणा पीयूष गोयल के द्वारा की गई। विदेशी व्यापार नीति 2023-28 को कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना? वहां पर उस समय की नीति का पूछा था, तो अब हमसे इस समय की नीति का पूछ लेंगे कि बताइए वर्तमान में कौन सी विदेशी व्यापार नीति चल रही है 2023 से 28 वाली। इसे कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 से। भारत की विदेशी व्यापार नीति किस उद्देश्य से प्रेरित होती है? विकास के साथ निर्यातोन्मुख, यानी कि हमारा निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो और हमारे देश का क्या हो? विकास हो। तो हर विदेशी व्यापार नीति का हमारे भारत देश में यही उद्देश्य होता है, विकास के साथ निर्यातों को बढ़ाना। इस नीति में भारत के निर्यात को 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर का तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? 2 ट्रिलियन डॉलर तक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो विदेशी व्यापार नीति चल रही है, उसमें भारत के विदेशी व्यापार को कितने ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? 2 ट्रिलियन डॉलर तक। और विदेशी व्यापार नीति कब लागू हुई? अभी नई वाली 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई। किसने घोषणा की? पीयूष गोयल ने घोषणा की। और इसका उद्देश्य क्या है? विकास के साथ निर्यातों को बढ़ाना। और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक भारत के विदेशी व्यापार को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना। टारगेट प्लस योजना किसके विकास गति प्रदान करने के लिए शुरू की गई? निर्यात के विकास को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, टारगेट प्लस योजना का प्रारंभ किस लिए किया गया? निर्यात को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ये सारी समितियां आपको याद करके जानी है।
निर्यात संवर्धन हेतु गठित की गई जांच समितियों का सही क्रम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। निर्यातों को बढ़ाने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा अब तक 5 समितियों का गठन किया गया है और आपको ये 5 समितियां जो है क्रम से याद होनी चाहिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले गोरवाला समिति, फिर डिसूजा समिति, फिर मुदालियर आयोग, फिर अलेक्जेंडर समिति, फिर टंडन समिति। ये पांचों समितियां आपको क्रम से क्या करनी है, याद करनी है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गोरवाला समिति जो है 1949 में बनाई गई, डिसूजा समिति 1957 में बनाई गई, मुदालियर आयोग या समिति 1961 में बनाई गई, अलेक्जेंडर समिति 1977 में बनाई गई, टंडन समिति 1981 में बनाई गई। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, मैंने सारे प्रश्नों को समाहित किया है। जो भी मैं रिवीजन करा रहा हूं उसमें नए प्रश्नों के साथ साथ पुराने प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है। नेक्स्ट देखिए, एक्सिम बैंक। देखो तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक्सिम बैंक का मतलब क्या होता है, भारतीय निर्यात आयात बैंक, और इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, है ना। इसकी स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 1982 को। एक्सिम बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, एक्सिम बैंक एक्ट 1981। एक्सिम बैंक का मुख्यालय क्या है, मुंबई। एक्सिम बैंक जो है फॉरेन ट्रेड के लिए फाइनेंस देता है और फॉरेन ट्रेड को बढ़ाता है। तो विदेशी व्यापार के लिए हमारे भारत देश में एक अलग से बैंक खोला गया, उस बैंक को हम कहते हैं एक्सिम बैंक। और एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसे कब से खोला गया, 1 जनवरी 1982 से। इसकी स्थापना कौन से एक्ट में हुई, एक्सिम बैंक एक्ट 1981 के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। फिर निर्यात संवर्धन निदेशालय, एक्सपोर्ट प्रमोशन डायरेक्टरेट की स्थापना कब की गई, 1957 में। राज्य व्यापार निगम, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई, 1956 में। तो ये सब एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए किए गए भारत सरकार के एफर्ट्स हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, जैसे एग्जाम में पूछ लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्थापना कब की गई, अप्रैल 1964 में। उद्देश्य क्या है, निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण देना व अनुसंधान करना। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, अनुसंधान देने के लिए, अनुसंधान करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्थापना कब की गई, अप्रैल 1964 में। तो हो सकता है इस बार वो आपसे एक्सपोर्ट प्रमोशन डायरेक्टरेट के बारे में पूछ ले, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बारे में पूछ ले, और एक्सिम बैंक के बारे में तो पूछते ही पूछते हैं। तो आपको ये सन याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निर्यात साख व गारंटी निगम लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ECGC की स्थापना कब की गई, 1964 में। ये आपको याद करके जाना है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ECGC, है ना। इसकी स्थापना कब की गई, 1964 में। भारतीय पैकिंग संस्थान, इंडियन पैकिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, 1966 में। व्यापार विकास प्राधिकरण, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई, 1971 में। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, 1977 में। तो ये सन आपको याद होने चाहिए, है ना। आपको क्या होने चाहिए, सन याद होने चाहिए, क्योंकि देखो ये व्यापार, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए संस्थान हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। इनके सन हमको याद होने चाहिए। मैंने आपके लिए वन लाइनर फॉर्म में लिख दिए। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर सकता था उतनी मेहनत मैंने आपके लिए करी है। आपको बड़ी बड़ी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने सबको एक जगह एक ही साथ उतार दिया है। अब आपका बस यही कर्तव्य है कि इनको आप ढंग से याद करके जाएं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है किसके बारे में पूछ ले। नेक्स्ट देखिए,
केंद्रीय व्यापार सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? 1978 में किया गया। कब किया गया? 1978 में। भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1992 में की गई। इसकी स्थापना व्यापार विकास प्राधिकरण और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के विलय से की गई। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये तो आपको याद करना ही है ना। और एक पूछा हुआ क्वेश्चन कौन सा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्थापना कब की गई? तो देखो ये एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये हमको याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है हर बच्चे को नहीं आते, है ना। तो अपन को ये याद रखना है, मैंने जितने भी फॉरेन ट्रेड के प्रमोशन के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए इंडियन गवर्नमेंट ने, उन सबको एक जगह उतार दिया है, आपको बस याद करना है। अब देखो एक ईसीजीसी था, एक ईपीसीजी है। ईपीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, है ना। तो ईपीसीजी में पूंजीगत सामान का आयात अधीन होता है वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थितियों पर, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ईपीसीजी का, कि ईपीसीजी के अंदर क्या होता है, कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करने की भारत सरकार छूट देती है, लेकिन वो छूट जो है किस पर डिपेंड करती है कि उसका उपयोग किस सिचुएशन के लिए किया जाएगा। तो भारत सरकार ने जो है कैपिटल गुड्स को जो है एक्सपोर्ट करने की जो है अनुमति दी है, तो ये अपन को डिपेंड करता है। इंपोर्ट करने की भी अनुमति दी है। तो ये जो स्कीम है ये कैपिटल गुड्स के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। और ये कह रहा है कि इसके अंदर आयात करने की भी अनुमति है, निर्यात करने की भी अनुमति है। तो भारत सरकार तो चाहती है कि निर्यात किया जाए, लेकिन अगर किस स्कीम के अंदर आयात किया जाता है तो आयात किस के अधीन होता है, कि भाई आप उस वस्तु का जो उपयोग है वो कहां पर करोगे। तब भारत सरकार जो है आयात करने की अनुमति क्या करती है, प्रदान करती है। विदेशी व्यापार में झगड़ों को निपटाने के लिए किसकी स्थापना की गई है? इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि ये जो है विदेशी व्यापार में होने वाले विवादों का क्या करता है, समाधान करता है। तो विदेशी व्यापार में झगड़ों को निपटाने के लिए किसकी स्थापना की गई है? इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना की गई है। विदेशी व्यापार का महानिदेशक कौन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार का महानिदेशक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद करके जाना है। तो देखो ये थोड़े से आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़े से टफ है, लेकिन आपको ये जो संस्थान है इनकी डेट सन जो है आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के अंदर वो आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए 9 वस्तु मंडल, भारत सरकार ने कुछ वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अलग से वस्तु मंडलों की स्थापना करी है। तो ये 9 वस्तु मंडल हैं। एक है चाय बोर्ड, एक है कॉफी बोर्ड, एक है रबड़ बोर्ड, एक है हथकरघा बोर्ड, एक है इलायची बोर्ड, एक है रेशम बोर्ड, एक है दस्तकरघा बोर्ड, एक है नारियल रेशे बोर्ड, एक है तंबाकू बोर्ड। यानी कि इनका काम है अपनी अपने बोर्ड से रिलेटेड वस्तु का निर्यात बढ़ाना। इलायची बोर्ड जो है इलायची के निर्यात को बढ़ाने का काम करता है। रेशम बोर्ड रेशम के निर्यात को बढ़ाने का काम करता है। चाय बोर्ड चाय के निर्यात को बढ़ाने का काम करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 9 वस्तु मंडल कौन कौन से हैं, या 9 वस्तु मंडलों में कौन सा मंडल शामिल नहीं है। तो ये 9 आपको पढ़ के जाने हैं, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, इलायची बोर्ड, रेशम बोर्ड, दस्तकरघा बोर्ड, नारियल रेशे बोर्ड और तंबाकू बोर्ड। फिर देखिए निर्यात संवर्धन हेतु किस्म नियंत्रण यानी कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन से संस्थान स्थापित किए गए हैं? एक तो है निर्यात निरीक्षण परिषद, ये कोलकाता में है। एक है भारतीय मानक संस्थान यानी कि आईएसआई, इसकी स्थापना
1947 में की गई। एक है टेक्सटाइल कमेटी, इसकी स्थापना ये मुंबई में है। तो हालांकि मैंने लिख दिए, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस्म नियंत्रण के लिए काम करते हैं ताकि भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु की क्वालिटी को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। सर्व फ्रॉम इंडिया प्लान संबंधित किससे है, निर्यात से। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सर्व फ्रॉम इंडिया प्लान किससे संबंधित है, निर्यात से संबंधित है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे अपन ने टारगेट प्लस योजना पढ़ी, वो भी निर्यात से संबंधित थी। सर्व फ्रॉम इंडिया प्लान किससे संबंधित है, निर्यात से। अब देखिए ईपीजेड, ईपीजेड की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, है ना। ईपीजेड की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। देश का पहला ईपीजेड कहां और कब स्थापित किया गया, तो देश का पहला ईपीजेड 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया। फिर बाद में ईपीजेड को किसमें बदल दिया गया, ईपीजेड को हमने एसईजेड में बदल दिया, है ना। और किस मॉडल का अनुसरण करके, चीनी मॉडल का अनुसरण करके, यानी कि चीन की नकल करके हमने ईपीजेड को एसईजेड में बदल दिया। और एसईजेड की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो पहले भारत में ईपीजेड खोले गए, देश का पहला ईपीजेड 1965 में कांडला गुजरात में खोला गया। फिर हमने चीनी मॉडल का अनुसरण करके ईपीजेड को एसईजेड के अंदर क्या करा, बदल दिया। उसके बाद निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा विशेष क्षेत्र बनाया गया, तो उसे अपन कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा विशेष क्षेत्र बनाया है, तो हमारा आंसर होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एसईजेड। और एसईजेड कहां से उत्पन्न हुआ, ईपीजेड से। हमने ईपीजेड को एसईजेड में बदल दिया। तो एसईजेड यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, यहाँ पर निर्यातों को प्रोत्साहित करने वाली यूनिट्स को लगाया जाता है, जिससे भारत का विदेशी व्यापार बढ़ सके, है ना। एसईजेड एक्ट कब पारित किया गया, 2005 में। एसईजेड एक्ट कब लागू किया गया, 10 फरवरी 2006 को। तो ध्यान रखना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है वो भारत सरकार द्वारा 2005 में पारित किया गया। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को भारत में 10 फरवरी 2006 से लागू किया गया। एसईजेड को किसकी संज्ञा दी गई है, देश में स्थित विदेशी क्षेत्र की, क्योंकि ये निर्यात का काम करते हैं, इसलिए इनको देश में स्थित विदेशी क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। फिर देखिए, पहले हमने ईपीजेड को ले, ईपीजेड को हमने एसईजेड में बदल दिया। और हमने फिर एक चीज और खोली, उसको अपन कहते हैं ईपीआईपी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ईपीआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। तो अभी वर्तमान में निर्यातों को बढ़ाने के लिए भारत में दो क्षेत्र हैं, एक तो एसईजेड है और एक ईपीआईपी है ना। तो एसईजेड का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ईपीआईपी का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। देश का पहला ईपीआईपी कब और कहां स्थापित किया गया, 1977 में जयपुर में, सीतापुरा जयपुर में। और जो अपन ने पढ़ा था कि भाई जो अपन ने एसईजेड किससे निकला, एसईजेड किससे निकला था, हमने यहाँ पर पढ़ा ईपीजेड से, है ना। तो ईपीजेड, देश का पहला ईपीजेड कहाँ खोला गया था, कांडला गुजरात में 1965 में। लेकिन देश का पहला ईपीआईपी कहाँ खोला गया, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। ईपीजेड खोला गया था 1965 में कांडला गुजरात में, और ईपीआईपी खोला गया 1977 में सीतापुरा जयपुर में। और फिर हमने ईपीजेड को किसमें बदल दिया, ईपीजेड को हमने एसईजेड में बदल दिया, और ईपीआईपी अलग है।
तो वर्तमान में अभी निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए दो तरह के क्षेत्र हैं, एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और एक एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है। क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। और देश का पहला ईपीआई कहाँ खोला गया? 1977 में सीतापुरा जयपुर में। और देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्निकल पार्क की स्थापना कब और कहाँ की गई? 4 जुलाई 2009 को तारामणि चेन्नई में टाइडेन पार्क के नाम से। कौन से पार्क के नाम से? टाइडेन पार्क के नाम से। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पिछले वाली परीक्षा के अंदर पूछा था, यहाँ पर मैं इसको येलो करना भूल गया। तो टाइडेन पार्क कहाँ पर खोला गया? चेन्नई के अंदर खोला गया, तारामणि के अंदर। और यहाँ से क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन टेक्निकल पार्क है। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्निकल पार्क। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्निकल पार्क यानी कि टाइडेन पार्क की स्थापना भारत में कहाँ पर की गई? तारामणि चेन्नई में की गई 4 जुलाई 2009 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान में कितने सेज हैं? देखो मैंने कहा दो चीजें हैं, एक है सेज और एक है ईपीआईपी। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कितने सेज हैं तो हमारा आंसर होगा 6। कितने ईपीआईपी हैं तो हमारा आंसर होगा 3, है ना। तो सेज कितने हैं? 6। यहाँ पर देखो आप, सेज कितने हैं राजस्थान में? 6। कौन कौन से? सोमानी, वॉस्टेड लिमिटेड खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड जयपुर, फिर जैनपेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, फिर वाटिका जयपुर सेज लिमिटेड, फिर मानसरोवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जयपुर, फिर आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर। तो देखो अलवर में एक है, बीकानेर में एक है और जयपुर के अंदर कितने हैं? जयपुर में है 4। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सेज भारत के किस जिले में है? तो 4 तो जयपुर में है, एक अलवर में है और एक बीकानेर में है। या फिर हमको इसका नाम भी याद करके जाना पड़ सकता है कि अलवर में कौन सा है। अलवर में है सोमानी और बीकानेर में कौन सा है? आरएनबी। बाकी सारे कहाँ पर हैं? जयपुर के अंदर है। तो सोमानी जो है वो अलवर में है, आरएनबी बीकानेर में है और बाकी जितने भी सेज हैं वो जयपुर के अंदर है। फिर ईपीआईपी कितने हैं? 3 है राजस्थान में। कितने ईपीआईपी हैं? 3 ईपीआईपी हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कितने हैं? 3 हैं। एक तो सीतापुरा जयपुर में, ये देश का पहला ईपीआईपी भी है। फिर है बोरनाडा जोधपुर में, एक है नीमराणा अलवर में। कितना है? नीमराणा अलवर में। तो ये अपन को ध्यान रखना है, एक ईपीआईपी जयपुर में है, एक ईपीआईपी जोधपुर में है, एक ईपीआईपी अलवर में है। स्टार्टअप को प्रथम कितने वर्षों तक आयकर में छूट दी जाती है? 3 वर्षों तक। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि निर्यात प्रोत्साहन के लिए कोई यूनिट लगाता है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है, तो उसको प्रथम 3 वर्षों तक आयकर में छूट प्रदान की जाती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं येलो करना भूल गया। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टार्टअप को प्रथम कितने वर्षों तक आयकर में छूट प्रदान की जाती है? 3 वर्षों तक आयकर में छूट प्रदान की जाती है। तो राजस्थान में कितने सेज हैं? 6। ईपीआईपी कितने हैं? 3। और सबसे ज्यादा सेज कहाँ पर है? जयपुर में। उसके अलावा एक अलवर में है, एक बीकानेर में है, सोमानी अलवर में है, आरएनबी बीकानेर में है। और कितने ईपीआईपी हैं? 3 है, एक जयपुर में है, एक जोधपुर में है, एक अलवर में है। और स्टार्टअप को प्रथम कितने वर्षों तक छूट दी जाती है? प्रथम 3 वर्षों तक आयकर में छूट दी जाती है। तो ये या फॉरेन ट्रेड वाला जो चैप्टर है हमारा, ये भी यहाँ पर क्या होता है? फिनिश होता है।